A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of the class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed a lots of the numerical questions as well as the theoretical question related to the first 2 and 3 chapters of the part B class 12th accountancy, that is in financial statement of companies, financial statement analysis. And in this video, let's discuss the some of the important questions which are taken from the each and every topic of the class 12th accountancy. And in this video, we are talking about the board question. We are discussing about the board questions related to the financial statement of the companies, as well as the analysis of financial statement, as well as the tools for financial statement. So without creating delay, let me start the first question of today's video, which are taken from the first 3 chapter of the part B of class 12th accountancy. And the question is very clear, question is very easy, and this question is taken from the board examination paper, the question 1, which was taken from the in the year 2016 compartment examination. And the question is, what are the limitation of the financial statement analysis? The question is, what are the limitation of financial statement analysis? You know very well, जब भी हम financial statement को analyze करते हैं तो there are lots of the limitation are present there. The first limitation is limitation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी लिमिटेशन होगी, ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी वीकनेस होगी, उन सब की लिमिटेशन ऑटोमेटिक किसकी लिमिटेशन बन जाएगी? दैट इज लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. जैसे कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन का यूज किया गया है, और क्वालिटेटिव फैक्टर्स को अगर इसमें ज्यादातर चीजों को इग्नोर किया गया है, सो वो ऑटोमेटिक दे बिकम्स द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. द क्वेश्चन नंबर सेकंड पॉइंट इज विंडो ड्रेसिंग. दिस इज अ वेरी फेमस कॉन्सेप्ट कि समटाइम्स कंपनी क्या करती है, विंडो ड्रेसिंग जैसा कॉन्सेप्ट अडॉप्ट करती है व्हेन दे आर प्रिपेयर्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द कंपनीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सो विंडो ड्रेसिंग इज अ टेक्निक. इसमें कंपनी क्या करती है कि मिस रिप्रेजेंटेशन करती है, यानी अपने फाइनेंशियल डाटा जो प्रेजेंट करती है टू द शेयर होल्डर, टू द इन्वेस्टर, वो काफी ही अट्रैक्टिव होते हैं, बट रियल में वो फिगर्स वैसे नहीं होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाए गए हैं. सो जब हम उस स्टेटमेंट का एनालाइज करेंगे तो ऑटोमेटिक ड्यू टू द विंडो ड्रेसिंग वो जो हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उससे जो इंफॉर्मेशन निकलेगी वो सही नहीं होगी. द नेक्स्ट वन इज अ लैक ऑफ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. मीन्स कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, क्वालिटेटिव चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं. सिमिलरली अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज कर रहे हैं और हम तब भी क्वालिटेटिव चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हम बिजनेस की जो वैल्यूज हैं, जो बिजनेस की कुछ क्वालिटेटिव चीजें हैं, उनको हम इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है. और भी इसमें है डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो एकदम करेक्ट फोरकास्टिंग करता है, क्योंकि इट इज अ वेरी mental exercise. It is based on the huge mental exercise. It requires a lots of time. That's why forecasting is not accurate. Forecasting becomes difficult okay. ये कभी कभी हमारे लिए क्या बन जाता है, डिफिकल्ट बन जाता है कि हम सही से फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं. और भी बहुत सारे इसमें चीजें हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें फोरकास्टिंग नॉट एक्यूरेट, हम कह सकते हैं कि हमारा जो
फॉरकास्टिंग है वो कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता। एक लास्ट पॉइंट है वो है अनरिलायबल कंपैरिजन। कंपैरिजन जो होता है इसमें वो भी रिलायबल नहीं होता। हो सकता है कि इस साल हमने जो कंपैरिजन किया हो उससे एक अलग रिजल्ट निकल के आए और नेक्स्ट ईयर हम जो कंपैरिजन करें उससे एक अलग रिजल्ट निकल के आए। सो इन शॉर्ट वे वी कैन से दैट जो कंपैरिजन है, जो फॉरकास्टिंग है, जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का इग्नोरिंग है, विंडो ड्रेसिंग है, लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो सब कहीं ना कहीं डायरेक्टली हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को भी क्या करते हैं, काफी हद तक इफेक्ट करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें द नेक्स्ट बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कि what are the tools for financial statement analysis? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं वो कितने तरह के टूल्स हैं। तो ये तो भी मैंने आपको कई बार बताया हुआ है कि कई तरह के टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कई तरह के मेथड्स हैं, कई तरह की टेक्निक्स हैं जिससे हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि कॉमन साइज हो गया, कंपैरेटिव हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया, ठीक है, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, अकाउंटिंग रेशियोज हो गए। दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो इसके अलावा भी कई तरह के क्वेश्चन है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसके अलावा भी हम कई सारी चीज़ों पे भी क्या करते हैं, फोकस करते हैं। आइए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत सारे स्पेस की जरूरत पड़ेगी। सो द इंफॉर्मेशन इज format is comparative statement of profit and loss, and the format of the very well comparative statement of profit and loss, पहले तो format पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। particulars, note number, previous year, current year, absolute change, percentage of absolute change. Okay, so the format is particulars, नोट नंबर, जो वैल्यूज हैं वो कब की हैं, ये एब्सोल्यूट फिगर्स, प्रीवियस ईयर इज 2016-17 एंड करंट ईयर इज 17-18। ओके, दीज आर द इंफॉर्मेशन। उसके बाद दिया हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज and that is in percentage of absolute change। ये कुछ मैंने एक रफली फॉर्मेट बना दिया जिससे आप देख सको कि एग्जामिनेशन में हमें कैसे बनाना है। और इसके अलावा भी हमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अबाउट द फिगर्स, अबाउट द ईयर्स एट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 5 लाख एंड 8 लाख। सबसे पहला हमारा होगा रेवेन्यू फ्रॉम operation and the value is 5 lakh and 8 lakh. So change कितना हो गया, change will be a 3 lakh. Absolute change कैसे निकालेंगे, 3 lakh is divided by 5 lakh into 100। मैंने बताया था जो absolute change है it will be divided by the previous year and multiplied by 100। okay, the number second is other income, there is no other income। okay, और यही आपकी हो जाएगी टोटल इनकम, एंड टोटल इनकम जो है वो वही रहेगी 1 + 2, that is in 5 lakh, 8 lakh, 3 lakh, and the percentage जो भी आएगा, according to me the percentage will be a, पता है क्या आएगा, यस 60%। यहां आप लिखोगे नहीं, इस वैल्यूज को यहां लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने इधर स्पेस छोड़ा हुआ है ताकि आप यहां एग्जैक्ट परसेंटेज लिखो और यहां आप कैलकुलेशन दिखा दो। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना है,
जो वैल्यू है ये आप कहीं अलग जगह आप क्या करोगे, शो करोगे। ठीक, ये हो गया टोटल इनकम। अब फोर्थ होता है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस विल बी अ, फर्स्ट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, cost of revenue from operation and other expense. Cost of revenue from operation will be a 70% of this. इसका 70% is 3,50,000 and 8 lakh का 70% is 55,60,000 and other expense is 70% of RFO and other expense will be a 5% of RFO. 5% of what? 5 lakh का 5% is 25,000 and 8 lakh का 5% is 40,000. So total will be a 3,75,000 and it will be a total of 4 total expense, and this will be a 6 lakh. Difference will be a 560 minus 350 110 and this will be a 15,000. और यहाँ आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? 110 divided by 350 into 100. ओके, और ये कैसे निकालोगे? 15,000 divided by 25,000 into 100. तो ये आपका, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ RFO का और ये आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंस का, एंड दिस विल बी 1,25,000. और इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? 125 डिवाइडेड बाय 375 into 100. उसके बाद आप निकालोगे फिफ्थ विल बी अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स. कैसे? थर्ड माइनस फोर्थ. जो 5 लाख उसमें 375 माइनस करो तो आएगा 125. 8 लाख में 6 लाख माइनस करो तो आ जाएगा 2 लाख एंड डिफरेंस विल बी 75,000. और अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है? करंट ईयर 2 लाख, प्रीवियस ईयर इज 125 एंड ये कैसे निकलेगा आपका? 75 डिवाइडेड बाय 125 into 100. इसे मैंने आपको एक्सप्रेशन दे दिया है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे. एंड लास्ट विल बी अ 50% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो यू नो वेरी वेल, आप 50% निकालकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. तो मैंने आपको डायरेक्शन दे दिया है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उसको इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा. एंड प्लीज सेंड मी द आंसर थ्रू द व्हाट्सएप, किसका कितना परसेंटेज आया. प्लीज कंप्लीट द क्वेश्चन. ठीक है, और ये 6 है आपका टैक्स. टैक्स का रेट है 50%. सो प्लीज complete this solution and send me the question by WhatsApp. Okay, now we are moving to the next question. The next question which are related to the identification of head and subhead. Okay, head and subhead हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है. Very clear. The first item is proposed dividend of current year. The proposed dividend of current year. The second item will be a encashment of earned leave payable on the retirement of employee. यानी जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसे जो हम इनकैशमेंट देते हैं, इनकैशमेंट ऑफ ऑन लीव पेबल ऑन रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज. Number third will be a unpaid or unclaimed dividend. Unpaid or unclaimed dividend. Number 4 will be a outstanding salary. Outstanding salary. Number 5th
will be a prepaid insurance. Number 6 will be a trade investment. Number 7, it will be a provident fund. Okay, and the last one, the number 8 will be a payment of advance tax. Payment of advance tax. So these are the few of the important top 8 items, and we have to decide कि ये item according to Companies Act 2013 as per Schedule 3 Part 1 के according इसे हम कहाँ show करेंगे. So it is a very important question from the examination point of view, because this question having a 4 marks each. 4 marks क्या आ सकते हैं each, and this all the 8 items will be taken from the model paper of the year 2018, 19 and 20. ये तीनों मॉडल पेपर से लिए गए कुछ आइटम्स हैं, और यू हैव टू गिवन अबाउट डी कि ये आइटम्स किस हेड और किस सब हेड में लिखे जाएंगे. सो द फर्स्ट विल बी अ proposed dividend of current year. You know very well, proposed dividend of the current year will not shown in the balance sheet of the company or in the statement of profit and loss. It will be shown in the outside the balance sheet as a footnote, because it is a contingent liability. Contingent liability, so it will be shown as a footnote. इसे हम लोग क्या करते हैं, as a footnote show करते हैं notes to account में. Okay, so this is the first item. इसके head कुछ नहीं है, but sub head will be a. The number second will be encashment of earned leave payable on demand, that is a non-current liability long-term provision. Non-current liability, and it's the part of the long-term provision. Number third is unpaid and unclaimed dividend, and it will be shown in the current liability. Current liability under the head of current liability, and the subhead will be a other current liability. The next will be a outstanding salary. It is also a part of current liability. You know very well what is outstanding liability. Any salary or expenses which are due but not paid. So it will be shown in the under the head of current liability, and the subhead will be a other current liability. The next will be a prepaid insurance. Any expenses which are not due but paid in advance. Okay, so this expense, the prepaid insurance, will be shown in the current assets under the head of the current assets. Under the head of other current assets. The next will be a trade investment. Current investment and trade investment is a different thing. So most of the students confused about it. Current investment is a part of current assets, but trade investment is a part of non-current assets, and it will be shown in the non-current investments head. The next one is a provident fund. Name से clear है, fund will be shown in the shareholder fund. Provident fund is a liability, so it will be shown in the non-current liability. And
The subhead will be long-term provision. And last will be a payment of income tax. Last but not the least, the payment of advance tax. And the payment of advance tax will be shown under the head of current assets, and the subhead will be other current assets. So these are the few of the important 8 items, and you can see that how we will show these items under the which head and subhead according to the Companies Act 2013 Schedule 3 Part 1. So I hope it is clear for you. So please note down all the items, all the information given in a copy very carefully. Next question, and which are related to the presentation in the balance sheet. Okay, so the question is, and this question is asked in the year 2016 All India Examination in Compartment. Question is, Brinda Limited has furnished the following information. The first is 25% 10% debenture of 100 each, bank loan of 10 lakh repayable after 5 years, and interest on debenture is yet to be paid. The 3 information are given. First will be 25,000 10% debenture of 100 each. नंबर सेकेंड, ये क्वेश्चन बस आपको थोड़ा सा फंसा दिया कि बैंक लोन ऑफ ₹10 lakh रीपेबल आफ्टर 5 years, यानी लॉन्ग टर्म लोन है. ओके, नंबर थर्ड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज एट टू पेड. ये तीनों ही लायबिलिटीज है, लेकिन आपको ये क्लासिफाई करनी पड़ेगी कौन सी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट पेड नहीं हुआ है, इज नॉट पेड कंप्लीटली. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज येट टू पेड. सो ये जो वैल्यू है आपकी पहला वाला, अगर हम वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज इन 25,000 10% डिबेंचर ऑफ 100 each, so it will be shown in the equity and liability side, और उसकी किसमें, उसमें हम लोग लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी में. सीक्वेंस समझिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में जाएंगे बैलेंस शीट के, उसके नॉन करंट लायबिलिटी में किस हेड में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएंगे. ओके, और कितना लिखेंगे, द वैल्यू इज 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 एंड द वैल्यू इज 25. Is that clear? बैंक लोन भी वही 10 लाख का है, रिपेबल आफ्टर 5 years है, so same as it is. इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में लिखेंगे अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी हेड, एंड द सब हेड विल बी अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग. नेक्स्ट विल बी अ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज 8 टू पे. तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा, 5 lakh into 10% is 2,50,000. It will be shown in the equity and liability side of the balance sheet under the current liability head, under the other current liability subhead. उसी तरह से क्वेश्चन और आपका पूछा गया था, जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, कि आपको ये बताना था कि ये जो क्वेश्चंस, ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइटम्स हैं, इन्हें हम कहाँ शो करेंगे. ओके, सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. Okay, next is short term provision,
थर्ड विल बी अ ब्रांड। इसे हम लोग बैलेंस शीट के किस हेड और किस सब हेड में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब शो करेंगे। सो कैपिटल रिडम्पशनिज्म नेम से ही क्लियर है, इट विल बी शोन इन अंडर द हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड अंडर द रिजर्व एंड surplus subhead, and side is equity and liability side. Short term provision is under the head of non current liability under the short term provision, अलग से एक हेड ही होता है, सब हेड है। जैसे कि कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स है आपका, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, तो उसे हम शॉर्ट टर्म प्रोविजन बोलते हैं। एंड नंबर थर्ड विल बी अ ब्रांड। ब्रांड इज एन शोन अंडर द साइड ऑफ द एसेट्स, एसेट साइड में हम लोग लिखते हैं, और इसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, इट विल बी शोन इन द नॉन करंट एसेट्स, क्योंकि ब्रांड इज अ नॉन करंट एसेट्स अंडर द सब हेड ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स इनटेंजिबल। तो आप देखो इसमें कुछ आइटम्स जो हैं वो लायबिलिटी के पूछ लिए गए, कुछ एसेट्स के भी पूछ लिए गए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको लायबिलिटी का पूछेगा, सिर्फ एसेट्स का ही पूछेगा। ओके, एक और आइटम है इसमें, बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसे कहां शो करते हैं? सिमिलरली इसे भी हम, अगर प्रॉफिट है तो हम लोग कहां शो करेंगे? शेयर होल्डर फंड अंडर दी सब हेड ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि बैलेंस ऑफ शेयर स्टेटमेंट ऑफ पीएल नाम से क्लियर है, रिजर्व एंड सरप्लस। ओके, सो please note down all the information in your copy properly. Now we are moving to the small topic, that is in comparison. Comparison, which is known as in types of comparison. You know very well, there are basically two types of the comparison, that is an inter-firm comparison and intra-firm comparison. जब हम कंपैरिजन की बात करते हैं तो दो तरह के कंपैरिजन की बात होती है, एक इंट्रा-फर्म और इंटर-फर्म। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन 2015 में कंपार्टमेंट में और 2018 में ऑल इंडिया एग्जामिनेशन में आ चुका है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा है, इंटर-फर्म एंड इंट्रा-फर्म डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, ऐसे पूछा गया जैसे इंटर-फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा-फर्म क्या, जैसे पहले इंटर-फर्म क्या होती है, इंटर-फर्म दो फर्म के बीच में कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म, दो फर्म के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिटवीन टू फर्म, इसे हम लोग बोलते हैं इंटर फर्म। यानी कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन द टू फर्म, जैसे एक्स लिमिटेड का हम कंपैरिजन कर रहे हैं विद द वाई लिमिटेड फॉर सेम पीरियड, पीरियड सेम रहेगा, जैसे 2020 और 21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्स लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वाई लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपैरिजन कर, तो उसको हम बोलते हैं इंटर फर्म कंपैरिजन। इंट्रा फर्म कंपैरिजन क्या होता है, कंपैरिजन बिटवीन सिंगल फर्म, हम सिंगल फर्म के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी फर्म एक ही है, ठीक है, लेकिन उसके ईयर अलग अलग है, फॉर डिफरेंट पीरियड, फॉर डिफरेंट पीरियड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसमें जैसे एक्स लिमिटेड क्या कर रही है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन 2020 और 21 का कंपैरिजन 2019 और 20 के साथ कर, ठीक है। वाई लिमिटेड अपना कंपैरिजन अपने प्रीवियस ईयर से करी, करंट ईयर का कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं। नेम द टाइप्स ऑफ द कंपैरिजन इन विच द कंपैरिजन बिटवीन द टू फर्म फॉर द सेम पीरियड एंड कंपैरिजन बिटवीन द सिंगल फर्म। तो जहां सिंगल फर्म की बात होती है वो इंट्रा फर्म होता है, और जहां टू फर्म की बात होती है वो इंटर फर्म होता है। इंटर फर्म में पीरियड सेम होता है और इंटर फर्म में पीरियड अलग अलग होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है आपका थ्योरेटिकल में, जो इस क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि बेस क्या होता है,
जैसे अगर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, अगर हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनते हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पीएल और एक बनता है बैलेंस शीट। तो जब हम कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, तो उसमें हमारा जो बेस होता है वो क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, टोटल ऑफ होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में आपको घुमा के पूछे जा सकते हैं। तो इन तरह के क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से इवेलुएट कर लीजिए, समझ लीजिए और अपने न्यूमेरिकल पोर्शन को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। ओके, so in today's video you can see that we discussed lots of the questions which are related to the first 3 chapter, that is in financial statement of the company and analysis of financial statement and the tools for the financial statement analysis very carefully, and I hope you will create a better understanding regarding this topic. So आज के लिए इतना ही, thank you, thanks a lot and take care.